हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करवाने के बाद आज मैं साइंस करवाने जा रही हूँ, क्योंकि साथ साथ साइंस भी चलता रहेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो एक चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो गया। अब मैं पहला चैप्टर साइंस का, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, केमिस्ट्री है, वो मैं करवाती हूँ। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है, यही सब इस चैप्टर में है। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। देखो, ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ सिचुएशंस मैंने लिख रखी हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब गर्मियों में हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। मतलब उसमें एक केमिकल चेंज आ जाता है, फिर वापस वो मिल्क नहीं बन सकता। तो ऐसे जब किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन जो केमिकल चेंज आता है किसी सब्सटेंस में, तो वो सब्सटेंस जो है कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, अपनी इनिशियल जो उसकी स्थिति है उससे अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आयरन पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। किसी आयरन के पैन को, तवा या कोई कील हो, अगर हम ह्यूमिड एटमोस्फियर में छोड़ देते हैं, ह्यूमिड मतलब जैसे थोड़ा सा मौसम बारिश वाला होता है, ऐसे एटमोस्फियर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। मतलब उसमें भी केमिकल चेंज हुआ है। जब उस आयरन में जंग लग गया तो वापस वो वैसा फिर से नहीं होगा। ठीक है, वो भी केमिकल चेंज है। फूड इज कुक्ड। जब हम भोजन पकाते हैं तो देखो, सब्जी पकाते हैं, कच्ची सब्जी कुछ और होती है, पकने के बाद कुछ दूसरे टाइप की हो जाती है, तो वापस फिर कच्ची सब्जी नहीं बन सकती है। तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और ये वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, ये भी हमारा एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो समझ में आए केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं। अब तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक हम छोटा सा मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन, और उसको हम स्प्रिट लैंप में बर्न करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कोई डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न हो रहा है, और बर्न होने के बाद वो राख सी बन जाती है, ऐश बन जाती है। उसको हम पेट्री डिश में कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वो एक व्हाइट पाउडर निकला है। तो एक्चुअली व्हाइट पाउडर है क्या, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, भाई कोई भी चीज बर्न होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है, तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम सेंटेंसेस में लिखने लगेंगे तो बहुत बड़ा आएगा कि व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इट टर्न्स इनटू व्हाइट पाउडर। ये बहुत बड़ा सा होगा, तो उसको लिखने के लिए कुछ सिंबॉलिक फॉर्म हम लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। तो केमिस्ट्री में हमेशा किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो वही चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और प्लस ऑक्सीजन। जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन तो लगती ही है, तो उसके बाद बनता है हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फॉर्म। लेकिन अभी इस इक्वेशन में कमी है, क्या, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं वो भी हम समझाएंगे। बैलेंस करने के लिए क्या होता है, देखो इसमें ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन है सिंगल, तो हम अगर यहाँ पे 2 डाल दें तो यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया 2, और लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर भी हमें 2 डालना पड़ेगा, तो ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब हमारा ये रिएक्शन, ये इक्वेशन जो है बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मतलब यहाँ पे मास का मतलब क्या है, एटम्स। ये जो एटम्स हैं, इनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। इधर वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब जो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं आपस में वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, उनको प्लस सिंबल से जोड़ा जाता है, और जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो ये हमारा है रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए ये केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म में लिख करके पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की जा सकती, बहुत लॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया रिएक्शंस क्या है और इक्वेशंस क्या है। जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं, और उन रिएक्शंस को मतलब डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। और केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। इनके मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए, ये हमेशा बैलेंस करके ही लिखा जाता है। अच्छा, ये मैग्नीशियम को जब हम स्प्रिट लैंप में बर्न करते हैं उसके पहले हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं,
क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए, इसको साफ करने के लिए हमें इसको सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है, रब करके इसको साफ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया केमिकल रिएक्शंस क्या है और रिएक्शंस को इक्वेशन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। और भी एक्टिविटीज हैं आपकी बुक में, और एक एक्टिविटी और है, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स। हम किसी कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या बनता है। देखो, अगर हम फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी भी हमारे जो केमिकल इक्वेशंस हमने लिखे हैं इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे हम बताएंगे, जैसे कौन किस फॉर्म में है, कौन सॉलिड फॉर्म में है, कौन एक्वस सॉल्यूशन में है, कौन गैसेस फॉर्म में है, वो सब भी लिखा जाता है केमिकल इक्वेशंस लिखने के दौरान, ठीक है। तो अभी तो सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम केमिकल इक्वेशंस की मतलब, लेकिन वो जो चीजें हैं गैस और सॉलिड और एक्वस, ये हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती, स्पेसिफाई अगर किया जाए किसी स्पेसिफिक केस में तो हमें लिखने की जरूरत होती है। और भी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे अगर हीट दी गई है तो वहां पे हीट का साइन डेल्टा बनाया जाता है किसी भी इक्वेशन में, जब किसी रिएक्शन में हीट दी जाती है, या टेम्परेचर और प्रेशर, स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो भी मेंशन किया जाता है, या किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो भी हमें इस एरो के ऊपर या नीचे लिखना पड़ता है, वो हम आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी ये सिंपल इक्वेशंस लिखना आप लोगों ने सीखा और इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखना होता है। अब इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है वो भी मैं अभी आगे समझाती हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, सीखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। हाँ बच्चों, तो देखो ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन है आयरन प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये Fe3O4 क्या है, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड इसको क्यों बोला जाता है ये भी मैं समझा देती हूँ। देखो, आयरन के कई ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो हमारा होता है FeO, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और होता है Fe2O3, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी होती है 3, ठीक। लेकिन ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, और ये Fe3O4 है, Fe3O4 है, इसको हम बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन 2,3 ऑक्साइड, 2,3 ऑक्साइड। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही मिक्सचर है, ये दोनों मिलकर के ही इसको बनाते हैं। देखो ऐसे Fe2O3 प्लस FeO, तो हमारा देखो Fe कितना हो गया, 3 हो गया, ये हमारा हो जाएगा Fe3 और O हो गया 4, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड या फिर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। इसको आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं, इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, और कॉमन नेम इसका है फेरस ऑक्साइड, यह है फेरिक ऑक्साइड, और यह है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई। चलो ये तो बात की बातें हैं, पहले हम देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो हम पहले देख लेते हैं सबके कितने कितने एटम्स हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन है 3, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और इधर है 4। तो हम ये देखते चाहे रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ जो नंबर, जिस एटम की नंबर सबसे ज्यादा होती है, अगर उसको पहले बैलेंस कर लिया जाए तो फिर इजी रहता है। या फिर कई तरीके होते हैं, ऐसे भी है कि कम वाले से भी हो जाता है, लेकिन देखो मैं इस तरह बता रहा हूँ, इससे ज्यादा है। हमारा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। और हमेशा कोफिशिएंट के रूप में ही बैलेंसिंग होती है, यहाँ नहीं हम 4 लगा सकते, नहीं तो फिर ये तो H2O जो हमारा स्टीम या वाटर जो भी है तो चेंज हो जाएगा, ये तो रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट में ही नंबर डालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 डाल देते हैं, हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब सिर्फ डिसबैलेंस क्या है, आयरन ही तो है, यहाँ आयरन के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ भी हम 3 लगा देंगे तो आयरन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये हमारा एक हो गया पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन अब इस इक्वेशन को और भी अच्छे समझने के लिए कि कौन सा किस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट, इनमें जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये हमारा देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा सॉलिड है, यहाँ पे S हो जाएगा, प्लस ये गैस है H2O,
लिक्विड भी होता है वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला है, लेकिन आयरन जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये स्टीम से इसको रिएक्ट कराते हैं, तब फिर हमारा ये Fe3O4 बनता है। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो अब आगे हमारा जो है बना है ऑक्साइड, आयरन की ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, ये भी सॉलिड है, तो यहाँ पे हम S लिखेंगे, और ये है गैस, ये गैस है, तो यहाँ पे G लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट बताने के लिए ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, जब हमें कुछ स्पेसिफाई करना होता है तभी हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें और भी जैसे सिचुएशन होती है, उनको कितना टेम्परेचर दिया गया, कितने प्रेशर में वो रिएक्शंस हुए हैं, तो वो सब भी हमें मेंशन करना पड़ता है। तो चलिए हम और अगला भी बताते हैं कि कैसे हम लिखेंगे रिएक्शन को और ज्यादा क्लियर समझ में आए कि कैसे कैसे रिएक्शन करवाया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अगला इक्वेशन में लिख के दिखाती हूँ, समझाती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए ये है कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए हैं, इनमें सारा कुछ इंडिकेट किया हुआ है कि कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन एक्वस सॉल्यूशन में है, और क्या क्या इनमें यूज हो रहा है इन इक्वेशन को, इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने में। तो यही इंडिकेशन, जैसे हमारा है पोटेशियम क्लोरेट, इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड होता है, तो इसको हीट दी जाती है, जो ये ट्रायंगल का साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं, हीट के लिए यूज करते हैं, इसको हीट दी जाती है और मैंगनीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये हमारा बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, सारे बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस करके मैंने लिखा हुआ है। ये समझने के लिए, इक्वेशंस को और ज्यादा समझाने के लिए ये सब चीजें भी यूज की जाती हैं। ठीक है, जब जरूरत होती है तब यूज करते हैं। वैसे सिंपल में तो बस बैलेंस्ड इक्वेशन ही काफी है, लेकिन ऐसा भी किया जाता है, ये सब लिखा जाता है। जैसे हमारा अगला इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गैसेस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, वो भी गैस होता है, लेकिन कैसे रिएक्ट करता है, इसमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, और उसके साथ साथ एक कैटलिस्ट का यूज होता है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर का कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, तब ये हमारा बनाता है मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इस तरह के इक्वेशंस अगर लिख दिए जाते हैं तो पूरी केमिकल रिएक्शन की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो और अगला है हमारा ये फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन जो कि लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो रिएक्ट करते हैं कब, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं ना, उसी प्रोसेस को तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट मिलती है और क्लोरोफिल होता है, ग्रीन प्लांट में तो क्लोरोफिल होता ही है, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है, मतलब जो घुला हुआ होता है पानी में, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया कि टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, इस तरह से हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन से ही हमें सारा रिएक्शन समझ में आ जाता है, वैसे हम लिखने जाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा रिएक्शन को समझाने के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन को इजीली समझने के लिए इक्वेशंस इस तरह से भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम, तो चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ बता देते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनके गुण होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो चलिए वो हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। जैसे सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये सारी चीजें होती हैं, तो हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस निकलती है, तो ये सारे जो हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताएंगे तो सारा कुछ बताएंगे, लेकिन सिंपल जल्दी से कुछ सीख लो। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन बताया था, जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन हुआ था, तो हमारा क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो देखो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन को हम और भी ये चेंज इन टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मतलब गर्म हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर का चेंज भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा इससे भी रिलेट होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब कोई दो सब्सटेंस को हम रिएक्ट कराते हैं और उसमें कुछ जो प्रोडक्ट बनता है प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए जैसे हमारा रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड से, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कि सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, अलग ही रहता है वो,
तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, तो ये भी एक हमारा केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, जो आयरन सल्फेट बन जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, चेंज इन कलर हो गया। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर का तो इसी में हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। और चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है। वो सॉलिड मोमबत्ती जो पिघल करके लिक्विड बन रही है, तो ये भी एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की ये पहचान है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक बहुत ही अच्छा है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बहुत सारी इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, तो ये स्लैग्ड लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH ट्वाइस बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है चेंज इन टेम्परेचर का। चेंज इन टेम्परेचर बहुत सारे रिएक्शंस में चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो मेन ये चीजें हैं केमिकल रिएक्शंस की, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऐसा तो होता ही है, किसी में गैस निकलती है, किसी में प्रेसिपिटेट बनता है, किसी का कलर चेंज होता है, और किसी में टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है, और कभी चेंज ऑफ स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, फिर आगे मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सारा कुछ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।